हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके ट्रेंड्स क्या रहते हैं, और हमने उसमें देखा कि भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में ज़्यादातर घाटा रहा है, यानी कि वो हमारे प्रतिकूल रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी भुगतान शेष, इसके करंट अकाउंट में घाटा क्यों रहा है, ये हमारे प्रतिकूल रहने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो भारत को इंडिपेंडेंस के बाद से ही, आज़ादी के बाद से ही बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से मशीनरी का आयात करना पड़ता है। इसके दो वजह हैं। एक तो ये कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान भारत की जो भी मशीनरी थी उनका बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हुआ, जिसकी वजह से उसमें डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि उसमें घिसावट बहुत ज़्यादा हुई। उसको रिप्लेस करने के लिए हमें नई मशीनरी की ज़रूरत थी, टूट फूट थी, उसको दूर करने के लिए ज़रूरत थी। और दूसरी वजह ये थी कि इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया तो उसमें जो सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि भारत में औद्योगिकरण करना बहुत आवश्यक है अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया देश के अंदर औद्योगिकरण के ऊपर। और इस पंचवर्षीय योजना में हमने पूरे देश के अंदर जो बिग और हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत बड़ी मात्रा में लगाया। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मशीनरी का आयात विदेशों से करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे आयात ज़्यादा हुए और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे प्रतिकूल हुई। दूसरी जो वजह है वो है इंपोर्ट ऑफ वार इक्विपमेंट्स। हमें बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध से संबंधित सामग्री का भी आयात करना पड़ता है। अभी भी हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, और शुरू से लेकर अब तक यानी इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के अब तक हमें युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें लड़ाकू विमान हैं या फिर और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं युद्ध से संबंधित, उनका हमें बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है और ये आवश्यक भी है। तो इस वजह से जो व्यापार शेष है वो हमारे प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि हमारे आयातों की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर ये बात समझनी होगी हमें कि हमें बेसिकली यही चीज़ बतानी है कि हमारा आयातों का बिल ज़्यादा क्यों होता है। तो आपको हर एक जो पॉइंट है उसको रिलेट इस चीज़ से करना है कि हमारा आयातों का जो बिल है, जो भुगतान है, जो पेमेंट है वो ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण है वो है मोर डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो पोस्ट वार पीरियड में भी, यानी कि जब जो युद्ध के बाद का समय था उसमें भी, और इसके अलावा जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की, जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास हुआ और लोगों की जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसके अंदर सुधार हुआ, तो उसके साथ साथ ही बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ी। और ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड न सिर्फ भारत की अपनी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनके लिए बढ़ी, बल्कि साथ के साथ जो हमारी आयातित वस्तुएं हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि जिसकी वजह से हमारे आयात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जो चौथा जो कारण है वो ये है कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा, कीमत के अंदर बहुत ज़्यादा असंतुलन है। भारत की वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों की तुलना में ज़्यादा रहती हैं। इसका कारण ये भी है कि एक तो हमारे देश में इन्फ्लेशन रहती है, मुद्रास्फीति रहती है। दूसरा ये है कि हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है, और जब उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है तो फिर कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमारे निर्यातों को विदेशों के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर compete करना पड़ता है दूसरे देशों की वस्तुओं के साथ, तो वहाँ वो उस प्रतियोगिता के अंदर पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे निर्यातों की मांग कम रहती है। दूसरी तरफ जब आयातित वस्तुएं हमारे देश में एंटर करती हैं तो क्योंकि वहाँ पर कीमतें कम हैं, उन वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं, और हमारी अपनी
जो घरेलू उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर भी फिर वही चीज़ होती है कि ऐसी स्थिति में फिर जो आयातित वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा की जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जो चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बहुत कम हैं, जबकि जो भारत में उत्पादित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। तो इस स्थिति में ज़्यादातर लोगों द्वारा फिर जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा किया जाता है, उनकी डिमांड ज़्यादा की जाती है। तो इस वजह से भी जो आयातित वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, हमारे आयात बढ़ जाते हैं, और जबकि निर्यात कीमतें अधिक होने के कारण निर्यात घट जाते हैं। तो सीधा से एक प्रभाव है जो कीमतों में असंतुलन है, उस असंतुलन की वजह से जो हमारे निर्यात हैं उनकी मांग तो घट जाती है, लेकिन जो हमारे आयात हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एम्बेसीज, यानी विदेशों के अंदर जो आज़ादी के बाद से हमने सभी देशों के साथ अपने व्यापारिक राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न देशों के अंदर अपने जो राजदूत हैं वो रखे हैं, एम्बेसीज बनाई हैं, और इन एम्बेसीज को वहाँ पर स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट है वो हमारे प्रतिकूल हो गई। छठा जो कारण है वो है फॉरेन कंपटीशन। इसकी बात हम कर ही चुके हैं कि भारत को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो भारत की परंपरागत निर्यात रही हैं, जैसे जूट है, टी है, कॉफ़ी है, टेक्सटाइल है, इनके अंदर भारत को बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब दूसरे देशों की वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं तो फिर उस प्रतियोगिता की वजह से हमें भी उस प्रतियोगिता में सफल होने के लिए हमें भी अपने उत्पादों की कीमतों को घटाना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति में हमारे उत्पादों की कीमतें घटती तो हैं, लेकिन क्योंकि अन्य देश भी कंपटीशन में कीमतों के अंदर परिवर्तन करते हैं तो मांग उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो निर्यातों में कीमतें घटने पर भी निर्यातों में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो इसकी वजह से हमें निर्यातों से प्राप्त होने वाली जो रिसिप्ट्स हैं, जो वहाँ से प्राप्त होने वाली हमारी अर्निंग्स हैं, हमारी आय है, वो कम हो जाती है। तो निर्यातों से हमें कम मिलता है, जबकि आयातों के बदले में हमें चुकाना ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए हमारी करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट हो जाता है। सातवां जो कारण है वो ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के अब तक भारत में लगातार डेवलपमेंट की वजह से डेवलपमेंट हो रही है, तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मोटर व्हीकल्स की भी बढ़ी है, और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है उनकी जो मांग है, उनका जो उपभोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम अपने जितना हमारा कंजप्शन है, जितनी हमारी उपभोग मांग है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसका 95% के करीब हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। और ये हमारे जो आयात हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वो असेंशियल हैं, आवश्यक हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ऐसी स्थिति में जो कंजप्शन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ने की वजह से, और साथ में उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी जो आयात है उस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है। जब हमने इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात की थी तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जो जो आइटम सबसे ऊपर आती है भारत के आयातों में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं, यानी कच्चा तेल ही है। तो मतलब जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स अर्निंग है, यानी निर्यातों से प्राप्त होने वाली जितनी भी विदेशी मुद्रा है हमारी, उसका 31.5% भाग हमें केवल पेट्रोलियम को आयात करने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है उसका एक बहुत बड़ा भाग केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात करने के लिए, जो कच्चा तेल है उसको आयात करने के लिए ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर गोल्ड का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है।
बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इस तरह की। हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है कि यहाँ पर गोल्ड की डिमांड, सोने की मांग हमेशा ही बनी रहती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे आयातों के अंदर ये कहें कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स के बाद अगर हम देखें तो तीसरे चौथे नंबर पर हमारे देश के आयातों में सोने के आयातों का ही नंबर आता है। और हमारे देश में 2016-17 में भी 1,84,380 करोड़ रुपए के सोने का आयात किया गया था। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमें अपनी जो विदेशी मुद्रा है वो सोने का आयात करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। जो एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे अगेंस्ट रहती है, करंट अकाउंट में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट है वो हमारे प्रतिकूल रहने का एक और कारण बड़ा ये है कि भारत की कमर्शियल बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें व्यावसायिक जो ऋण है वो बहुत बड़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं। खैर हमें ये ऋण लेने भी इसीलिए पड़ते हैं कि एक तो हमें जो है डेवलपमेंट करने के लिए हमें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है उसके लिए, और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होने की वजह से रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट है उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, ऋण लेने पड़ते हैं। या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चलाने के लिए हमें विदेशों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमने वर्ल्ड बैंक से भी बड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। तो इस स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स का, यानी आयातों से निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल जो ऋण है, हमारे विदेशी ऋण हैं, उनके भुगतान पर ही खर्च हो जाता है। तो जो फॉरेन लोन्स हैं हमारे 31 मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार उनकी जो वैल्यू है वो 30,60,362 करोड़ रुपए है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है ऋण का भारत के ऊपर, विदेशी ऋण का। और इन ऋणों के ऊपर सालाना वार्षिक हमें करीबन 2,32,587 करोड़ रुपए का केवल ब्याज चुकता करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे अगेंस्ट होने का ये है कि हमें जो ऋण हैं उन ऋणों के ऊपर, जो विदेशी ऋण हैं उन ऋणों के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। और एक बड़ी वजह ये भी रही है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनकी ग्रोथ इंपोर्ट्स के कंपैरेटिवली कम रही है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये हमारा एक इसको प्रॉब्लम ही कह लीजिए कि जो इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे आयातों में भी वृद्धि हो रही है, लगातार निर्यातों में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे जो निर्यातों की वृद्धि है वो हमारे आयातों की वृद्धि से बहुत कम है। तो 2009-10 के अंदर तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे उनकी ग्रोथ नेगेटिव भी चली गई थी। और वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जहां हमारे निर्यातों में 28.3% की दर से वृद्धि हुई, एक अच्छी वृद्धि थी, लेकिन आयातों में इससे ज़्यादा 39.3% की दर से वृद्धि हुई। तो यहाँ से भी पता चलता है कि हमारे आयात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जबकि हमारे निर्यात कम बढ़ रहे हैं। और 2016-17 के आंकड़ों में भी ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफ़ी घटा है 2016-17 के अंदर, और ये इसकी जो बढ़ने की दर है वो घट करके 7.8% पर आ गई। और जो इंपोर्ट्स की ग्रोथ थी उसके अंदर भी कमी आई है और ये 3.5% घट गई है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे अनफेवरेबल रहने का एक कारण ये भी है जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, गल्फ वार, खाड़ी युद्ध।
कि 1991 के अंदर खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से खाड़ी देशों के अंदर जो कच्चा तेल था उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। और जो कच्चा तेल है वो हमारा एसेंशियल इम्पोर्ट है, हमारा आवश्यक आयात है, उसको तो हमें आयात करना ही पड़ता है। तो जब हमने बढ़ी हुई कीमतों पर कच्चे तेल को आयात किया तो उससे हमारा जो आयात का बिल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उस समय हमें फिर ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ी थी, और ये एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारी अनफेवरेबल है। और एक और कारण ये रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है भारत के निर्यातों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है यूएसएसआर के विघटन का। सोवियत संघ का विघटन हुआ और भारत का बहुत बड़ा व्यापार यूएसएसआर के साथ था, जिसके अंदर बहुत गिरावट आई है, और उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे निर्यातों के ऊपर ही पड़ा है। तो हमारे निर्यात काफ़ी ज़्यादा घटे हैं यूएसएसआर के विघटन की वजह से। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारी वो उतनी ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है। आज भी हमारी एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, करीबन 47% पॉपुलेशन आज भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारे निर्यात जहाँ से होते हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, उनकी हालत ख़राब है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कुछ गिने चुने जो शिपिंग कंपनियां हैं वो कम हैं, तो हमें गिनी चुनी कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके अलावा भारत को बहुत बार जो ट्रेड है उसके अंदर डंपिंग जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत के निर्यातों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमारे निर्यात कम रह जाते हैं जबकि आयात ज़्यादा होते हैं। तो और यही वो वजह है कि निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे अनफेवरेबल है, हमारे प्रतिकूल है। So that's all for this topic, the reasons for the disequilibrium in the balance of payment or unfavorable balance of payment of India. Thank you so much. Bye and take care.